हेलो फ्रेंड्स, एप्पल, गूगल और फेसबुक जिन्होंने पूरी दुनिया को कंट्रोल किया हुआ है, क्या ऐसी भी कोई कंपनी है जो इनको कंट्रोल करती है? ऐसी कोई कंपनी जो अंबानी और अडानी को सुबह खरीदकर शाम को बेच दे? क्या आपने कभी ऐसी कंपनी के बारे में सुना है? आपने हमेशा सुना है कुछ लोगों के पास दुनिया का सारा पैसा है, सारी पावर है और वही पूरी दुनिया को कंट्रोल करते हैं। और तेजी मंदी कुछ भी हो, उनका पैसा कभी कम नहीं होता है, वो हमेशा पैसा कमाएंगे ही कमाएंगे। तो आखिर कौन है वो लोग? आज बात करेंगे ऐसे ही एक व्यक्ति और ऐसी ही कंपनी के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रतिभा पारिक और आप देख रहे हैं रियल जियो पॉलिटिक्स। फ्रेंड्स, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो आप एंड तक जरूर देखें। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन। और कमेंट करके ये जरूर बताएं कि इतना पैसा अगर आपके पास हो तो आप क्या करोगे। तो आपको बताते हैं, व्यक्ति का नाम है लैरी फिंक और कंपनी का नाम है ब्लैक रॉक। ये व्यक्ति संभालता है 9.3 ट्रिलियन डॉलर। अब आप कहोगे कि ये कितना होता है, तो सर इंडिया की जीडीपी है 3.5 ट्रिलियन डॉलर, यानी कि 140 करोड़ भारतीय 365 दिन 24 घंटे काम करके जितना पैसा कमाते हैं उसका 3 गुना ये अकेला व्यक्ति संभालता है। 9.3 ट्रिलियन डॉलर का 1% होता है 93 बिलियन डॉलर। इतनी तो भैया अंबानी जी की नेटवर्थ भी नहीं है। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि एक ही आदमी के पास इतना पैसा आया कैसे, और ये लैरी फिंक कौन है, और ये ब्लैक रॉक कौन है, और ये इतना पैसा लाया कहाँ से, और ये पैसा लगाता कहाँ पे है। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि वो क्या राज है जिनके कारण इन्होंने अपना साम्राज्य इतना बड़ा बिल्ड किया, और कितनी भी मंदी हो इनका बिजनेस कभी डाउन नहीं जाता। अब पहला सवाल माइंड में यही आता है कि आखिर लैरी फिंक है कौन? तो फ्रेंड्स, लैरी फिंक ने जो किया है उसे करने के लिए जिगरा चाहिए। वो आखिर दिल टूट के आता है या फिर ईगो हर्ट होने से आता है? जब बंदा इंतकाम मोड में चला जाता है कि ठुकरा के मेरा प्यार तू मेरा इंतकाम देखेगी, तब जाकर कोई इतना बड़ा काम कर सकता है। तो जानते हैं, इन भाई ने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाई की थी, लेकिन कमाने के लिए गए शेयर मार्केट में। अब देखिए, पॉलिटिक्स से क्या मिलता है? पावर। और शेयर मार्केट से क्या मिलता है? पैसा। अब जिस बंदे को इन दोनों की नॉलेज है वो बड़े बड़े गेम जरूर खेलेगा। भारत में इन दोनों की समझ किसको थी? धीरू भाई अंबानी को। गुज्जू भाई स्टॉक मार्केट के भी जानकार थे, बिजनेस में भी हाथ पक्का था और पॉलिटिक्स में भी इनकी सही पकड़ थी। इस चक्कर में इन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य रच दिया। और उस समय जब कोई कुछ सोच भी नहीं सकता था, टाटा और बिरला के नाम हुआ करते थे, उनको पार करके अंबानी जी पैदा हुए। ऐसा ही कुछ किया है लैरी फिंक ने और इतना बड़ा नाम बनाया। आखिर किया क्या, ये वीडियो में आगे डिस्कस करते हैं। चलो, तो सर जी ने 23 वर्ष की उम्र में काम चालू किया बोस्टन नाम की कंपनी में। उन्होंने एक चीज इन्वेंट की, डेट्स इंटीग्रेशन। इन्होंने कहा कि ये जो छोटे मोटे लोन बांटते हैं इनको एक साथ करो और इनके छोटे छोटे टुकड़े करके अलग अलग चीजों में बांट दो। अब ये जो चीज थी डेट्स इंटीग्रेशन, इसी के कारण सन 2008 में इतना बड़ा क्राइसिस आया था। अब जिस क्राइसिस से अमेरिका और पूरी दुनिया हिल गई थी, इसी भाई ने उसकी नींव रखी थी। सर जी 23 साल की उम्र में काम पे लगे और 31 साल की उम्र में बन गए बैंक के एमडी। इस कंपनी को उन्होंने एक साल में 1 बिलियन डॉलर यानी 8,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा कमा के दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये स्टोरी तो काफी अच्छी चल रही है, इसमें कहाँ प्रॉब्लम हुई, कहाँ ईगो हर्ट हुआ? तो सर, ईगो हर्ट हुआ क्योंकि भाई साहब कंपनी होती है। इतने सालों में 8,000 करोड़ कमा के दिए, तो ये भाई साहब हो गए ओवर कॉन्फिडेंस। मतलब अपने को सब आता है, अपने सब कर सकते हैं, तो थोड़ा और रिस्क ले लिया और एक ही क्वार्टर में सिर्फ 3 महीने में 100 मिलियन डॉलर यानी 800 करोड़ का घाटा लगा दिया। अब ये जो घाटा लगा, इसके साथ इनकी इज्जत भी गई। मार्केट में इज्जत जाने से ये मार्केट से एकदम अनटचेबल हो गए। अब मार्केट में इनके साथ कोई काम नहीं करना चाहता, कोई इन्हें नौकरी पे भी नहीं रखना चाहता। और जिस करंट कंपनी में ये काम करते थे, उन्होंने भी इनसे अपना पल्ला झाड़ लिया। उन्होंने ये नहीं देखा कि एक साल के अंदर 8,000 मिलियन डॉलर कमा के दिए, बट उसके अगले साल इन्होंने जो 100 मिलियन डॉलर का घाटा हुआ, उस पर कंपनी ने इनको टाटा बाय बाय बोल दिया। तो इसी बात पर बंदे का ईगो हर्ट हो गया और उन्होंने बोल दिया अब किसी के लिए काम नहीं करेंगे, खुद की कंपनी खोलेंगे। सन 1988 में जब सर की एज 35 थी,
तब ये फंड की तलाश कर रहे थे और इनको मिले मिस्टर स्टीम अपने आप में एक लेजेंडरी आदमी थे। वे फिंक से मिले, टैलेंट देखा और उन्हें पता चल गया कि जी बंदे में दम तो है, और उन्होंने इनको मौका दिया। इनकी कंपनी का नाम था ब्लैकस्टोन और इन्होंने पार्टनरशिप में काम शुरू किया और $5 मिलियन की क्रेडिट लाइन देकर फिंक को बोला कि आप काम चालू करो। अपनी लाइन के एक्सपर्ट व्यक्ति तो थे ही ये, इन्होंने धीरे धीरे काम शुरू किया। एक टाइम ऐसा आया कि जीई जो कंपनी थी, जनरल इलेक्ट्रिक्स, उनके जो सीईओ थे जैक वेल, उनके पास बहुत सी ऐसी एसेट्स फंस गई थी जिनका उनको समझ नहीं आ रहा था कि इनका क्या करे, और ये सारी फाइनेंशियल एसेट्स थी। उन्होंने लैरी फिंक को बुलाया क्योंकि वो इनमें एक्सपर्ट थे, वो ये सब चीजें जानते थे क्योंकि उन्होंने ये सब इन्वेंट किया था। अब लैरी फिंक साहब वहाँ गए और उन्होंने जीई की वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। अब वहाँ से इनको थोड़ा पैसा मिला और जीई ने परमानेंटली ऐसा कह दिया कि ये सारे मैटर आप देखा करो। और जब जीई ने भरोसा किया, जो कि नंबर 1 कंपनी थी, तो सर सब ने भरोसा धीरे धीरे करना शुरू कर दिया। अब सिर्फ 5 साल के अंदर अंदर इनका जो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट था वो $20 बिलियन का हो गया। धीरे धीरे कंपनी आगे बढ़ने लगी। अब जो स्टीव थे वो अपने जमाने के खिलाड़ी आदमी थे। स्टीव कंपनी को अपने हिसाब से चलाने चाहते थे और लैरी कंपनी को अपने हिसाब से चलाना चाहते थे। तो फ्रेंड्स, जब 2 कद्दावर आदमी आपस में भिड़े तो ईगो हर्ट होता ही होता है। तो ब्लैकस्टोन ग्रुप से लैरी भाई अलग हो गए और ये शायद स्टीव भाई की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। ब्लैकस्टोन से अलग होकर लैरी भाई ने अपनी एक नई कंपनी बनाई जिसका नाम रखा ब्लैक रॉक। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि ये कंपनी हो गई ब्लैक रॉक, लेकिन ये करती क्या है, इतना पैसा आया कहाँ से? तो सर, जैसे पेंशन फंड होता है, जैसे कि भारत सरकार में मान लो आपकी पेंशन कट रही हो, आपकी 30 साल तक पेंशन कटेगी और मिलेगी तो आपको 31वें साल में जाकर जब आप रिटायर होंगे। तो जो ये पेंशन कट रही है, जो पैसा सरकार के पास इकट्ठा हो रहा है, इस पैसे का सरकार क्या करेगी? पेंशन फंड का सरकार क्या करेगी? इसको कहाँ इन्वेस्ट करेगी? क्योंकि पेंशन तो देनी ही है, तो ये पैसा कौन संभालेगा? ब्लैक रॉक कहता है लाओ मेरे को दो, मैं संभालता हूँ। तो जैसे ये भारत का पैसा संभाल रहा है, वैसे न जाने कितनी और कंट्रीज का पैसा संभाले हुए है। जैसे मान लो डिफेंस वालों का अलग फंड है, रेलवे वालों का अलग फंड है, शिक्षा विभाग का अलग फंड है, अलग अलग डिपार्टमेंट और उनके अलग अलग फंड्स हैं, अलग अलग स्टेट के, सेंट्रल के और न जाने गवर्नमेंट के, ऐसे कितने फंड्स है। ये सारे फंड संभालता है लैरी फिंक। अब एक होता है सोवन वेल्थ फंड। अब इंडिया के पास बहुत सारा पैसा है, एक्स्ट्रा पैसा है, तो भैया इनको भी इन्वेस्ट करना है, हमको भी रिटर्न कमानी है, खाते में पड़े पड़े क्या मिलेगा? तो ये बोलते हैं ब्लैक रॉक को, भैया आप देखिए। जैसे आरबीआई के पास बहुत सारा पैसा है, वो भी ब्लैक रॉक के पास ही जाएंगे उनको मैनेज करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए। तो ऐसे ही बड़े बड़े देश और बड़ी बड़ी कंपनियां ये लगाते हैं ब्लैक रॉक में अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। मतलब जिनको हम पैसा दे रहे हैं वो इनको पैसा दे रहे हैं। अब $9 ट्रिलियन कितना होता है कि वर्ल्ड के 300 बड़े पेंशन फंड का टोटल करो तो $6 ट्रिलियन होता है, और ये अकेला $9 ट्रिलियन लेकर बैठा है। अब ये फंड मैनेजमेंट करने वाली 3 कंपनियां हैं। फर्स्ट है जिसकी हम बात कर रहे हैं ब्लैक रॉक, सेकंड आता है वैनगार्ड और थर्ड आता है स्ट्रीट कैपिटल। ये तीनों मिलकर अमेरिका के जीडीपी का 70% अकेले संभाल रहे हैं। अब आप ये सोचोगे कि ये इतने सारे पैसों का इन्वेस्ट कहाँ करते हैं, तो ये इन्वेस्ट कहाँ करता है, कैसे करता है, और कैसे ये पूरी दुनिया पे कंट्रोल करता है, और कैसे ये ब्लैक रॉक हम सभी को ऑन करता है, और कैसे ये टाटा अंबानी अपना व्यापार ऐसा सेट करते हैं कि ये सदियों तक यहीं खड़े रहेंगे। अब बात करते हैं ब्लैक रॉक आखिर इतने पैसों के साथ करता क्या है। तो जान लीजिए, वर्ल्ड के टोटल शेयर और बॉन्ड का 10% अकेले ब्लैक रॉक के पास है। ब्लैक रॉक जितना पैसा संभालता है, अमेरिकन जीडीपी का 50% तो ये भाई अकेला है। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट शैडो बैंक है और ये वो कंपनी है जो पूरी दुनिया को अपने कब्जे में रखती है। अब आप कहोगे कि ये आप कैसे कह सकते हो कि ये पूरी दुनिया को ऑन करती है? तो फ्रेंड्स, एप्पल इतनी बड़ी कंपनी है, अपने सेक्टर की नंबर 1 कंपनी है, उसमें 6.5% ब्लैक रॉक रखती है, वेरिजोन में 7.5%, फोर्ड में 7.25%, फेसबुक का 6.5%, जेपी मॉर्गन का 6.5%। तो कुल मिलाकर दुनिया के हर बड़े देश, हर बड़ी कंपनी और हर बड़े सेक्टर में इनका हिस्सा है। अब बात करते हैं पावर ऑफ ब्लैक रॉक की।
कि ब्लैक रॉक इतनी पावरफुल कैसे है। तो फ्रेंड्स 2010 में इनको अवार्ड मिला था मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का। चाइना जो किसी भी कंपनी को आने नहीं देता है, उन्होंने इनको सामने से इनवाइट किया कि आओ और यहाँ इन्वेस्ट करो। जितनी भी मेजर इंडस्ट्रीज है, एनर्जी, ऑयल, गैस, ट्रांसपोर्ट, क्लियर एनर्जी, इन सब में इसके शेयर है। अक्रॉस यूरोप में जितने भी बड़े बड़े देश हैं, उनकी बड़ी बड़ी कंपनियों में इनके इन्वेस्टमेंट्स हैं। ये कितनी पावरफुल है इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। 2008 में जो क्राइसिस आया हुआ था, जिसमें सभी बैंकों की लंका लगी हुई थी, उस समय यूएस गवर्नमेंट ने कहा कि हम आपको बचाएंगे, और यूएस गवर्नमेंट को ये नहीं पता था कि किस बैंक को कितना पैसा देना है। तब उन्होंने किसी एक्सपर्ट को लाने की सोची, और यहाँ एक्सपर्ट कौन था? लैरी फिंक। इन्होंने आकर बताया गवर्नमेंट को कि किस कंपनी को कितने पैसे देने हैं, और उस समय क्राइसिस से देश को उभारा। और जिस कंपनी को इन्होंने पैसे दिए, उन कंपनी में सबसे बड़ा शेयर होल्डर ये खुद था। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि 2008 का क्राइसिस इन्हीं भाई की वजह से आया था। मतलब क्राइसिस लाने में भी यही और खत्म करने में भी यही थे। मतलब जिसको गिराकर उठाया, उनमें भी शेयर होल्डर यही थे। मतलब अत्र तत्र सर्वत्र यही थे। सेम स्टोरी कोरोना के टाइम पे 2020 में भी प्ले आउट हुई। बड़ी बड़ी कंपनियों को ऐसा लगने लगा कि अब तो लिक्विडिटी आ जाएगी। फिर गवर्नमेंट बचाने आ गई, और फिर से गवर्नमेंट जिसके पास गई वो थे लैरी फिंक। उन्होंने उन सभी कंपनियों को बचा लिया जिनमें वो खुद शेयर होल्डर थे, और वो भी सरकारी पैसे से। तो अब बात ये आती है कि इतनी बड़ी कंपनी, इतना बड़ा आदमी, इन्हें हम जानते क्यों नहीं है? तो फ्रेंड्स, यहाँ इंटरेस्टिंग बात ये है कि नए नए पैसे और पुराने पैसे में फर्क होता है। नया नया पैसे वाला आदमी पैसा खर्च इसलिए करता है कि दुनिया उन्हें जाने, उसे समझे, और पुराना पैसा वाला आदमी पैसा इसलिए खर्च करता है कि दुनिया उन्हें ना जाने। तो इसीलिए पैसे वाले हमेशा पैसे वाले ही रहते हैं। अगर आपका पैसे पे कंट्रोल है तो भी आप हीरो, अगर आपका पावर पे कंट्रोल है तो भी आप हीरो, और अगर आपका पैसे और पावर दोनों पे कंट्रोल है तो आप सुपर हीरो। तो आज की वीडियो को यही एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो अपनी कम्युनिटी में शेयर करना ना भूलें। कमेंट करके अपने विचार हमें जरूर बताएं। आपका हर एक कमेंट हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अपनी राय जरूर बताएं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।